अस्सलाम वालेकुम बड़ी मामी। अफान ने मुस्कुराकर मदीहा को देखा। अरे तुम आए हो, तुम्हारी अम्मी नहीं आई? कितने दिनों से याद कर रही थी मैं। मदीहा ने उसके सर पर हाथ रखा और उसने मुस्कुराकर अब बिखर जाने वाले बालों को दुरुस्त किया था। ताई अम्मी पराठा ही बना दें? पीछे से आती आवाज पर दोनों पलटे। कॉलेज यूनिफॉर्म में वो गर्मी से घबराई हुई लग रही थी। बेटा खाना बन गया है, मैं बस देती हूँ तुम्हें, मदीहा बोली। जाओ फान, तुम भी टेबल पर बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। मदीहा ने प्यार से उसको देखा और तंजीला भी तभी दाखिल हुई थी। अफान ने उनको भी सलाम किया और डाइनिंग टेबल की जानिब आ गया। परीशे ने उसको बस एक नज़र देखा था और उसके बाद वो अपने सेल फोन में मगन हो गई। यूनिफॉर्म भी नहीं बदला था। अफान उसको ही देख रहा था। अजीब मुसीबत है, पता नहीं क्यों मुंह उठाकर आ जाता है ये हमारे घर। परीशे सेल पर निगाहें जमाए गुस्से से सोच रही थी। जब भी वो आता था उसी पर निगाह जमा कर बैठ जाया करता। अफान को महसूस हो रहा था कि वो चिढ़ रही थी उससे। ढिठाई से मुस्कुराते उसने सेल फोन निकाला और परीशे की 2-3 पिक्स ले ली। मुकाबिल का मुंह ही खुल गया उसकी इस हैरत पर। ये आपने मेरी तस्वीरें क्यों ली हैं? वो एकदम से उठ खड़ी हुई थी और भड़की थी। तुम मसरूफ बनने की एक्टिंग करती अच्छी लग रही थी तो मैंने सोचा तस्वीर ले लूं, वो बोला और एक आंख दबाई। परीशे माथे पर बल डाले उसे घूरने लगी। मेरी तस्वीर डिलीट करें अभी, वो सेल फोन टेबल पर पटकते हुए बोली। ना करूं तो? उसने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। तो जहर खाकर मर जाइए। परीशे ने दोनों पांव पटके और वहां से वॉक आउट कर गई। जानती थी वो उसे और सुलगाएगा। वो किचन में मदीहा और तंजीला के पास आ गई। तुम्हें ही किसी दिन खा के मरूंगा। ऐसे तो अफान मरने वाला है नहीं। उसने उसकी जानिब रुख मोड़ते हुए सोचा और हंस दिया। सेलफोन में उसकी तस्वीरें देखी। यूनिफॉर्म में वो बेहद क्यूट लगती थी। अफान ने गहरी सांस खींची और निगाह उठाई। जैन लड़ाका औरतों की तरह दोनों हाथ कमर पर जमाए खड़ा था। अफान ने जल्दी से सेलफोन ऑफ किया। क्या मुसीबत है, जिन की तरह सवार हो गए हो सर पर आकर। अफान उठा और डाइनिंग पर से सोफों की तरफ आ गया। मुझे सब पता चल रहा है अफान भैया, ये जो आप अपनी केमिस्ट्री बना रहे हैं ना, बड़े भैया को भिनक भी पड़ गई ना, बेटे गए काम से। जैन ने उसे वार्न किया। तुम अपना मुंह बंद रखना, बाकी कोई बड़े भैया तक कुछ नहीं पहुंचाएगा। अफान ने उसको घूरा। मुंह बंद करने की कीमत? जैन ने हाथ आगे किए। आज जो वो अपनी सारी पॉकेट मनी प्रोफेसरों के धड़ उतार आया था, अब तो यूं उसने खर्चा पूरा करना था। अफान ने चिढ़कर जेब से 5,000 का नोट निकालकर उसकी हथेली पर सजा दिया। वेरी गुड। जैन ने नोट को चूमा। बैठे ना, खड़े क्यों हैं? उसने इज्जत से उसे बैठने का इशारा किया। अफान उसकी अदाकारी पर खून के घूंट भरकर रह गया। सालार की वापसी नहीं हुई? अफान ने सालार के बारे में पूछा, जो कि उसका दोस्त भी था। आपका दोस्त है, आपको पता होगा, हमें नहीं पता होता उनका। बड़े भैया को पता होता है या आपको? जैन ने सेल पर मैसेज टाइप करते हुए बताया। मेरा एक्चुअली उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा, अफान ने बताया। मेरे ख्याल में आजकल वो शुमाली इलाकों में है, सिग्नल इशू था बड़े भैया को भी। जैन को याद आया तो बताया। अफान ने सर हिलाया। अरे बच्चों, वहाँ क्यों बैठ गए? मदीहा ने टेबल पर सामान रखा। तंजीला ने भी उनको टेबल पर आने का कहा। मम्मा मैं खाना अपने रूम में खाऊंगी, परीशे अफान को घूरते हुए बोली। क्यों, क्या मसला है? तंजीला ने उस पर घूरी डाली। वो अक्सर उस पर सख्ती करती थी क्योंकि सोफिया और मदीहा उसकी बहुत हिमायत करती थी। मम्मा मेरा मूड नहीं है यहाँ खाना खाने का। उसने मुंह बिसोरा। क्यों परीशे, तुम्हें किसी से दिक्कत महसूस हो रही है क्या? जैन ने दांत निकालते हुए पूछा। बकवास बंद करो। परीशे घुर्राई और अफान ने अपनी हंसी रोकी। परीशे तुम्हें तमीज है कि भाई से कैसे बात कर रही है? तंजीला को बुरा लगा। इसको मत डांटो, इसको डांटो, कैसे तुम्हारे गुस्से करने पर दांत निकाल रहा है। मदीहा ने जैन को घूरा था। परीशे इधर ही बैठो बस, तंजीला ने कहा तो वो पांव पटकती प्लेट उठाकर उन दोनों से दूर बैठ गई। तंजीला ने नफी में सर हिलाया। बहुत जिद्दी हो गई है ये लड़की। आरिस बेटा आओ खाना खाओ। मदीहा ने आरिस को बाहर जाते देखा तो रोका। नहीं, मुझे नहीं खाना। उसने टिका सा जवाब दिया। आरेज, मदीहा ने फिर से पुकारा। मम्मा मुझे खाना ही नहीं, वो चिढ़कर बोला और बाहर निकल गया। गुस्से से सर झटका। इतना ही मेरा एहसास और ख्याल होता तो मुझसे गाड़ी ना छीनते, वो बुड़बुड़ाया और बाहर जाने लगा कि उसकी निगाह लॉन में बेंच पर बैठी आयत पर गई और उसने उसकी जानिब कदम उठाए। एक बार फिर से गुस्से की लहर उठी थी और वजह एक ही नज़र आई थी और वो थी आयत, जिसकी वजह से आज उस पर हर चीज़ की पाबंदी लग गई थी। वो उसके पास आकर रुक गया। आयत ने सर उठाया और सांस हलक में उतारा। आरिज उसको घूरता रहा। यहाँ धूप में बैठकर क्या कर रही हो?
हाँ, क्या साबित करना चाहती हो सारे घर वालों पर तुम? वो भड़क कर बोला था। मैं अपनी मर्जी से यहाँ बैठी हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी भी कोई मर्जी है आयत मोहतरमा? मुझे तो नहीं लगता तुम्हारी कोई मर्जी। बल्कि रुको, तुम भी कुछ हो क्या? वो तंजिया हंसा था। आयत जानती थी वो उस पर तंज कर रहा था। ना उसके पास बाप था और ना ही माँ। उसकी आंखें भीग गईं। मैं आपकी शिकायत बड़े भैया से लगा दूंगी। आयत हिम्मत करती सुर्ख नज़रों से उसे देखकर बोली। आज स्याह शलवार कमीज में वो नज़र लग जाने की हद तक अपने पुरसोज हुस्न से हसीन लग रही थी, मगर सामने खड़े शख्स के दिमाग में न जाने ऐसा क्या था कि उसका हुस्न भी उसके आगे धुंधला था। अच्छा, आरिज जब्त करता उसके पास बैठ गया। आयत जल्दी से उठी, जबकि आरिज ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे दोबारा खींचकर अपने पास बिठाया। क्या कर रहे हैं आप? छोड़ें। आयत एकदम से बोली। श्श। आरिज ने अपने गुलाबी लबों पर उसकी भारी उंगली जमा दी। आरिज ने उसके गुलाबी लबों पर अपनी भारी उंगली जमा दी। आयत का वजूद सनसना उठा, यहाँ तक कि उसके वजूद की कपकपाहट आरिज को भी महसूस हुई। वो तंजिया मुस्कुराया। तुम्हारी हकीकत ही तो ये घर वाले बनाना चाहते थे जो तुम्हें मेरे सर चिपका दिया। मैं भी देखूंगा उन सब के सामने कैसे साफ करती हो तुम खुद को। और ये बच्चा, उसके कान के करीब झुकते हुए बाहर वो उसकी बाली से खेल रहा था, मगर दर हकीकत वो अपने वजूद का जहर उसमें मुंतकिल कर देना चाह रहा था। आयत ने आंसुओं से भरी आंखों को सख्ती से बंद कर लिया। इस बच्चे का क्या बताओगी? उसने उसे दूर झटका। ये आपका है, आप ही इसको कबूल करेंगे। वो हिचकियां भरने लगी। हम्म। आरिज मुस्कुराया। आयत ने जलती आंखों से उसका अक्स देखा। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? उसने हैरानगी से पूछा। प्लीज़ आरिज। आयत रोने लगी थी। आरिज हंसने लगा और नफ़ी में सर हिलाता उसके पास से उठ गया। प्रीशे जो आयत को बुलाने बाहर आई थी, फटी फटी आंखों से दोनों को देख रही थी। शायद वो उनकी सारी बातें सुन चुकी थी। आयत की हालत ऐसी थी कि अभी ज़मीन खुले और वो उसमें समा जाए, जबकि आरिज ने मुड़कर आयत को देखा जिसका रंग लट्ठे की मानित सफ़ेद था। वो हंसता हुआ वहाँ से चला गया, जबकि आयत मुंह पर हाथ रखे अपने आंसू जब्त करने लगी। प्रीशे उसकी जानिब बढ़ी। क्या क्या ये सच है? उसकी अपनी आंखें भी भीगने लगी थीं। आयत के टप टप आंसू गिरने लगे और प्रीशे ने उसको एकदम खुद में भींच लिया। ये सब कैसे? वो हैरान थी, जबकि आयत ये भेद खुलने पर बेबसी से और सिसक उठी। प्रीशे ने उसके आंसू साफ किए। भूख तो अब उसकी सिरे से उड़ गई थी। सर, ये लड़की नबास है। बाप रिटायर्ड टीचर है। 2 भाई हैं और 2 ही बहनें हैं। ये सबसे छोटी बहन है। ख़ानदानी लोग हैं, मगर बस मुनासिब से। उसके पिए ने नैन अब्बास की डिटेल उसके सामने रखी और उसको बताने लगा। कबीर उस फाइल को देखकर पढ़ने लगा जिसमें उसके घर का एड्रेस भी शामिल था। उसने गहरा सांस भरा। सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि एक निगाह के बाद दूसरी निगाह देखने को दिल बेचैन सा हो रहा था। हाँ, ये पहली बार हुआ था। कितने ही बार सबने उसे फोर्स किया था कि शादी कर लो, मगर वो साफ इनकार कर देता। दर हकीकत मनपसंद चीज़ों का कायल था वो, और एक वजूद जिसके साथ उसने ज़िंदगी गुजारनी थी, वो क्या उसका मनपसंद ना होता? इसी सोच के तहत उसने हमेशा इनकार ही किया था। मगर नैन अब्बास, जो कि 3rd ईयर की स्टूडेंट थी, यानी 20 साला लड़की, उसके दिमाग और आसाब में कैसे आ समाई थी। उसने सर हिलाकर पिए को जाने का इशारा किया था, और तभी मुर्तज़ा अंदर दाखिल हुए तो उसने जल्दी से वो फाइल्स नीचे ड्रॉर में डाल दी। ये फाइल है, इस पर साइन कर दो, और जितना भी माल भेजना है शहाब को बता देना, वो आगे पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा तो उसने सर हिलाया। ठीक है बाबा। सालार आ गया? उन्होंने फिर से पूछा। मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, मगर वो उठा नहीं रहा। कबीर ने फाइल देखते हुए बताया तो मुर्तज़ा ज़रा गुस्से में आ गए। ख़ानदानी बिजनेस तो जहन्नुम में चला जाए उन तीनों की तरफ से। वो भड़क कर आरिस, सालार और जैन पर बोले। कबीर ने उनकी तरफ देखा। आप आरिस के साथ ज़्यादा सख्ती मत बरतें। कबीर बोला। सख्ती? वो मेरी जूतियों के काबिल है। मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता वो उस अंग्रेज़नी पर मेरी हलाल कमाई लगाए। वो गुस्से से फुंकारे। कबीर भी खैर इसी बात पर सबसे ज़्यादा भड़का था। आरिस को तुम कहो कि वो बिजनेस को आकर संभाले। मुर्तज़ा बोले।
ठीक है, वो बोला और मुर्तज़ा उठकर चले गए, जबकि कबीर फाइल्स रीड करने लगा। शूट से फारिग होकर उसने एक बेयर का कैन मुंह से लगा लिया था। 2 दिन से बेआरामी के सबब वो जाग रहा था और अब अगर वो सो जाता तो ये कैटलॉग और भी लंबी हो जाती, जो वो नहीं चाहता था। जानता था कबीर उसे उल्टा लटका देगा, जबकि बाबा तो शायद हड्डियों का ही कचूमर बना देती उसके। उसने सर को झटका और कैन का दूसरा घूंट भरा। सर शूट रेडी है, सर शूट रेडी है। उसने सर हिलाया और स्क्रिप्ट पर एक निगाह दौड़ाने के बाद कैमरों के आगे आ खड़ा हुआ। बालों में हाथ फेरा, सामने खड़ी हीरोइन को देखा जिसमें 1% भी दिलचस्पी पैदा नहीं हुई थी उसे। उसने सीन फाइनल किया और गहरा सांस लिया। मुझे आज रात ही वापसी के लिए निकलना है, वो बोला तो गार्ड ने सर हिलाया। कुछ दिन हमारे भी साथ ठहरते, वो लड़की बोली तो सालार ने उसको देखा। सिग्नल फोन के आ नहीं रहे थे। बेयर पीने के बावजूद दिमाग नींद का तलबदार था और ऊपर से सामने खड़ी लड़की। क्या कुछ नहीं हो सकता था? दिल फरेब नज़रों से उसकी जानिब देखा था और मुस्कुराया। तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी नहीं है, वो बोला और पानी का ग्लास पिया। तुम्हारे लिए कुछ भी, उसके बाजू से चिपकते हुए वो बोली थी। आई लाइक इट। सालार ने उसके रेशमी बालों में हाथ फेरा और चेहरे को गौर से देखने लगा। सर गाड़ी रेडी है। इससे पहले कि वो कोई और हरकत करता, अचानक गार्ड की आवाज़ पर वो ऊपर देखने लगा। गार्ड उसकी तैयारियों से घबरा कर वहाँ से हट गया था। ओप्स, सॉरी डियर, थकावट ज़रा भी इजाज़त नहीं दे रही। मैं उतार दूंगी, वो लड़की बोली। फिर कभी। सालार ने सिगरेट को मुंह में दबाया और सर पर हुड डालकर वहां से मजबूत चाल चलता। डायरेक्टर से उसने फ़ोन पर बात कर ली थी और आधी रात के सन्नाटे में वो इस्लामाबाद के लिए निकल पड़ा। गाड़ी में उसके शौक का सारा सामान मौजूद था, जिससे वो शगफ लेता रास्ता गुजारने वाला था। तुम्हारा एडमिशन हो चुका है। क्लर्क की बात सुनकर नैन ने उसको हैरानगी से देखा। कब हुआ? उसने ज़रा गुस्से से पूछा। उस दिन तो ऐसे बहस कर रहे थे जैसे मुझसे ज़ाती बैर हो। वो खा जाने को दौड़ी थी। देखो बीबी, मुझसे बहस मत करो। वो साहब खड़े हैं, उन्होंने तुम्हारा एडमिशन कराया है। अब जाओ यहाँ से, और भी स्टूडेंट्स हैं। क्लर्क गुस्से से बोला तो उसकी निगाह उसके बताए गए बंदे पर गई। स्याह पैंट कोट में वो जो भी शख्स था फ़ोन पर बात कर रहा था। नैन ने अपनी फाइल उठाई और उस आदमी की जानिब बढ़ी। और अचानक जब मनचाहा शख्स आपके सामने आ खड़ा होता है तो आपके जज्बात किस कदर मुश्किल में होते हैं, वैसा ही बिल्कुल कबीर के साथ भी हो रहा था। अचानक वो उसके सामने आ गई थी, फाइल्स को सीने से लगाए, गाउन और उसी तरह गाउन के ऊपर दुपट्टा लिए जिसमें उसके बालों की गोल्डन लटें निकलकर चेहरे को छू रही थीं बार बार। हर किस्म के मेकअप से पाक चेहरा, चमकता हुआ रोशन चेहरा, बस खड़ी नाक में छोटा सा सफ़ेद नग। हालांकि उसकी उम्र के लिहाज से ये फैशन कुछ मुनासिब नहीं था, मगर वो नग कबीर के दिल का हाल बुरा कर गया था। वो सकूत में खड़ा उस लड़की को देख रहा था जिसकी नज़रें स्पार्ट थीं। मेरे एडमिशन के पैसे आपने भरे हैं? नैन उसके इस तरह देखने पर कुछ बरहम नज़र आ रही थी। कबीर ने इर्द गिर्द देखा जैसे अपना तलिस्म तोड़ा हो और मोबाइल कान पर से हटाया। हाँ, वो बोला। किस लिए? वो बिना किसी लचक के बोली थी। कबीर के पास कोई जवाब नहीं था। वो यूं ही खड़ा रहा, नज़रें उस चांद की चांदनी की तरह खिलते चेहरे पर से हटने का नाम ना ले रही थी। नैन ने उसे यूं टिकटिकी बांधे देखते देखा खुद को, तो गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी में दबे पैसे उसकी जानिब बढ़ा दिए। ये लें, उसने कहा तो कबीर ने मुट्ठी में दबने की वजह से कुछ ख़राब नोटों को देखा और फिर उसको। उसकी हथेली उसके सामने थी। दिल किया कि छू कर महसूस करे, मगर वो दिल की कभी मानी ही नहीं थी। ज़रूरत नहीं है इसकी, उसने बस इतना ही कहा। मगर मुझे ज़रूरत है मिस्टर XYZ। मैं खुद को किसी भी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़वाना चाहती। उसने सुर्ख चेहरे से उसकी मजबूत हथेली थामी और उसमें नोट पटक कर वो एक घुसीली निगाह उस पर डालकर वहां से चलती बनी। कबीर ने अपनी हथेली को और फिर जाती हुई नैन को देखा था। हाइटेड एंड स्लिम, ऊपर से ज़रा नखरीली सी, वो कबीर की धड़कनों के साज पर साज बजा गई थी। उसने मुस्कुराकर वो नोट मुट्ठी में थाम लिए और बाहर निकल गया वहाँ से। सुबह नैन के साथ वो वहाँ पर आया था, मगर जैन तो गधे के सर पर से सींग की तरह गायब हो चुका था। अलबत्ता उसे फ़र्क नहीं पड़ता था, वो जिस काम के लिए आया था वो हो गया था। अस्सलामुअलैकुम। कॉफ़ी का कप हाथ में थामे वो रफ नाइट ड्रेस में लाउंज के सोफे पर दोनों टांगे ऊपर किए बैठा था। दोपहर हो चुकी थी। तभी उसकी आंख खुली और वो सीधा नीचे आ गया था। मदीहा को उसने देखकर सलाम किया था।
جبکہ مدیحہ نے نظروں میں ہی اس کی نظر اتاری تھی۔ ویسے تو اس کے چاروں بیٹے ہی بہت ہینڈسم تھے، مگر سالار اپنی لکس کی وجہ سے سب سے زیادہ اپنے آپ کو مینٹین رکھتا تھا، اور پھر اس کی اور زین کی آنکھوں کا ہیزل گرے رنگ اور بھی خوبصورت لگتا تھا، جبکہ کبیر اور عارض کا ہونٹوں کے پاس تل اس کے بیٹے سب سے ہی الگ اور نمایاں ہوتے تھے ہر جگہ۔ سالار کے پاس آ کر اس کے بڑے بڑے بکھرے بالوں کو ماتھے پر سے ہٹا کر اس کی پیشانی کو چوما تھا انہوں نے۔ میرا نالائق بیٹا آخر کو گھر کو لوٹ کر آ ہی گیا، وہ اس کا AC بلینکٹ اٹھا کر بولی جو ساتھ ہی لے کر آیا تھا وہ نیچے۔ سالار نے ان کی جانب دیکھا اور منہ بنایا، دنیا سے پوچھیں آپ کا بیٹا نالائق ہے یا نہیں، یہ تو میری جان آپ کے بابا جان ہی بتائیں گے کہ اب کی بار آپ کس چیز کے لائق ہیں۔ وہ ہنسی، جبکہ سالار کو یاد آ گیا پچھلی بار جب 1 مہینے بعد وہ گھر لوٹا تھا تو مرتضیٰ نے جوتیوں سے اس کی تواضع کی تھی۔ بیٹا ہوں یار میں آپ کا، اور آپ کے جلاد شور سے مجھے ڈر بھی لگتا ہے، وہ منمنایا۔ ہاں اتنے ہی آپ معصوم ہیں، جتنا ہنگامہ آپ اور عارض مچاتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا۔ خیر میں عارض کی طرح بے وقوف نہیں ہوں، سالار نے شانے اچکائے۔ چھوٹا بھائی ہے آپ کا، سمجھایا کریں اسے۔ مدیحہ اس کے پاس بیٹھ کے، اس کی عقل سمجھنے کے لائق نہیں ہے، دنیا جہان کی ضد ہے اس میں، اسے کبیر ہی سیٹ کر سکتا ہے۔ سالار نے کندھے اچکائے اور کپ صوفے پر ہی رکھ دیا تھا۔ مدیحہ نے گھور کر کپ اٹھا لیا، جبکہ سالار مسکرا کر اپنا سیل فون دیکھنے لگا۔ اپنے بابا سے ملنے چلے جائیے گا آفس، مدیحہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہ جی، کبیر آئے گا پھر ہی میں کسی سے ملوں گا، مجھ سے نہیں ہینڈل ہوتے آپ کے شوہر۔ شٹ اپ سالار، بابا کہا کریں۔ مدیحہ نے گھورا۔ ہاں وہی، وہ لاپرواہی سے بولا، جبکہ مدیحہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بھیا آ گئے آپ؟ پریشے اور عمل ایک دم سے چیخیں کہ سالار کے ہاتھ سے سیل گرتے گرتے بچا۔ جب میں نظر آ رہا ہوں تو آ ہی گیا ہوں نا، یہ چیخنے کی کیا بات تھی؟ کیا تک تھی یہ چیخنے کی؟ وہ دونوں کو گھور کر بولا، جبکہ وہ دونوں ہی ہنسنے لگی۔ کیا لائے ہیں آپ ہمارے لیے؟ سب سے پہلے یہ بتا دیں، ہمیشہ کی طرح انہوں نے سوال کیا۔ سالار نے سیل فون سائٹ پر رکھا۔ کیا مجھے کچھ لانا تھا؟ وہ پرسوچ ہوا۔ بھیا، وہ دونوں چیخی تھیں۔ آرام سے آرام سے، ابھی سوٹ کیس نہیں کھولا میں نے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ میں کھولوں گی۔ پریشے جلدی سے اوپر بھاگی۔ آیت کو بھی لیتی آنا اور بنا کھولے سوٹ کیس میرے پاس ہو۔ وہ آنکھیں نکالتا وارن کرنے لگا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ پریشے نے سر جھٹکا تھا۔ مجھے تو سامان سے مطلب ہے، وہ مزے سے بولی۔ میں آیت کو بلاتی ہوں، عمل نے کہا تو سالار نے سر ہلایا۔ تنزیلہ افشین صوفیہ بھی اس سے ملی تھی۔